हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई स्काई जीके इन शॉर्ट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। आज का सेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो करंटली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की रीज़न क्या है और पास्ट में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स, सारे हिस्ट्रीज़ और पुरानी न्यूज़, सारे आर्टिकल्स हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट अस बिगिन। तो पहले हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट का एक थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑफिशियल कोर्ट हमारी कंट्री का बना था वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सब जानते हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एक रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था, जिसमें ये लोग हमारे कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए थे। उसी के अंडर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 इस्टेब्लिश हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। 28 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री का अपना एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। तो अगर हम हमारी जुडिशरी की बात करें तो उसका एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। यूनिफाइड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है विद रिस्पेक्ट टू अवर जुडिशरी। इसका मतलब है कि हमारी पूरी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर एक ही फंडामेंटल फॉलो करता है। हमारी पूरी कंट्री की जस्टिस एक ही फंडामेंटल लॉ एंड ऑर्डर पे चलती है। ऐसा नहीं है कि अलग रीजन में या अलग स्टेट में जाने से हमारे लॉ एंड ऑर्डर या कोर्ट्स या लॉयर चेंज हो जाएंगे। पूरी कंट्री एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है और वो हर जगह पे वैलिड है। जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147, और ये सब कुछ कवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो ये कोर्ट्स की हायरार्की है। इसमें सबसे पहले आते हैं लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बाकी के रीजनल कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके बाद आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स। हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी का अपना एक एक हाई कोर्ट है। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। हमारी पूरी कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हमारी जुडिशरी की सुप्रीम पावर कह सकते हैं या फिर अल्टीमेट पावर कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कोई और कोर्ट या कोई और लॉ सुपरसीड नहीं कर सकता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बाकी कोर्ट्स के लॉ एंड ऑर्डर को या वर्डिक्ट को सुपरसीड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सिटीज़न है और उनके खिलाफ़ कोई केस चल रहा है या उन्होंने कोई केस किया है या कोई अपील की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी और रीजनल कोर्ट में, और उनको अपना सेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट नहीं मिला है, तो वो ये अपील हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी उनको एक सेटिस्फैक्ट्री अपील नहीं मिला है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। बट अगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके बाद कहीं नहीं जाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया वही वर्डिक्ट फाइनल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है। यही हमारी जुडिशरी की अल्टीमेट पावर है, फाइनल पावर है। आई होप यू अंडरस्टूड द हायरार्की। अब आगे हम चलते हैं नंबर ऑफ़ जजेस पे एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ जजेस की बात करते हैं। एज़ वी नो 1950 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था और इस टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में मात्र 8 जजेस थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद अमेंडमेंट हुई और 1956 में टोटल 11 जजेस हुए, जिसमें से 10 नॉर्मल जजेस थे प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 1960 में टोटल नंबर बन गया 14, जिसमें से 13 नॉर्मल जजेस थे प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 1977 में ये 13 जजेस 17 हो गए। उसके बाद 1977 से 1986 में अमेंडमेंट गया और 17 से नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ के 25 हो गए प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल नंबर हो गया 26। इसके बाद फिर 1986 से 2008 में गए, वहाँ पे अमेंडमेंट हुई और नॉर्मल जजेस का नंबर बन गया 30
प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल हो गए हमारे पास 31 जजेस। और फिर फाइनल अमेंडमेंट है अभी तक का नंबर ऑफ जजेस में 2019 अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जजेस हैं 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल नंबर ऑफ जजेस करेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट में है 34। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक के हमारे करंट जो कॉन्फ्लिक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में, और जितने पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ही बनता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमारी जुडिशरी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सब लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो अपॉइंटमेंट अच्छे से हो और सबके हित में हो। तो अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक लॉ या कोई स्पेसिफिक प्रोसेस या प्रोसीजर नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर। बस सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट को करना है, और प्रेसिडेंट को ये अपॉइंटमेंट बाकी के सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करके करना है, और ये आता है आर्टिकल 124 में। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर्टिकल 124 के अंडर आता है। अगर ये पूछा जाए कि अपॉइंटमेंट एक्चुअल में कौन करता है, तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और कैसे करते हैं, बाकी के सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करके करते हैं। अगर हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो आर्टिकल 217 जो है वो हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में है, प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में है। तो she is our honorable president, Miss Draupadi Murmu, and he is our honorable chief justice of India, Justice D.Y. Chandrachud। सो अब आगे चल के हम कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो अपॉइंटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है। तो अभी तक का हमने ये जान लिया है कि सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ही सीजीआई का अपॉइंटमेंट करते हैं ऑन कंसल्टिंग विद सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1950 से लेके 1973 तक ऐसा कन्वेंशन था कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होते थे उन्हीं को एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता था। बट ये कन्वेंशन उसके बाद 2 बार ब्रेक हुआ है, सबसे पहले 1973 में, फिर 1977 में। 1973 में जस्टिस A.N. रॉय को अपॉइंट कर दिया गया एज सीजीआई, जबकि उस टाइम पे उनसे ऊपर 3 सीनियर जजेस थे। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन सीनियर मोस्ट जज को हम सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के तौर पर नियुक्त करते हैं, ऐसा ही प्रोविज़न है। बट इस प्रोविज़न को ब्रेक करके जस्टिस A.N. रॉय को फिर भी अपॉइंट किया गया, और सेम 1977 में जस्टिस M.U. बेग को अपॉइंट किया गया है सीजीआई, जबकि उनसे ऊपर एक सीनियर थे, बट उनकी जगह जस्टिस M.U. बेग को अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर भी पुराने चले हुए कन्वेंशन को ब्रीच किया गया। तो ये जो दोनों अपॉइंटमेंट्स थे ये कुछ बहुत स्पेशल और बहुत फेमस केसेस के बाद हुए थे, जैसे कि पहले वाला अपॉइंटमेंट केशवानंदा भारती केस 1973 के बाद हुआ, और दूसरे वाला अपॉइंटमेंट फेमस हेबियस कॉर्पस केस 1976 के बाद हुआ। फिर फाइनली 1993 में सेकंड जज केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा केवल और केवल उन्हीं को हम एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। तो आई होप अभी तक का आप समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम केशवानंदा भारती केस के बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी केशवानंदा ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला को चैलेंज किया था विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 26। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 26 हमें हमारा फंडामेंटल राइट देता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट या स्टेट हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो 1970s के अराउंड कुछ लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे, उसी के चलते स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने
काफ़ी सारे लैंड्स पर या उनके यूजेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, प्रोहिबिशंस लगाए थे, और जो स्वामी केशवानंदा भारती के रिलीजन से रिलेटेड या जो रिलीजियस लैंड्स थे उन पे भी प्रोहिबिशंस लग गए थे। तो उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला को चैलेंज किया था कि ये उनके फंडामेंटल राइट को ब्रेक किया जा रहा है इससे, और आर्टिकल 26 के अंडर उनको पूरा हक है अपने रिलीजियस लैंड को अपने रिलीजन के हिसाब से और अपने हिसाब से मैनेज करने का। तो जब इसका वर्डिक्ट आया तो वो वर्डिक्ट स्वामी केशवानंदा भारती के हक में आया और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया। इसीलिए इसको हम फंडामेंटल राइट्स केस कहते हैं, क्योंकि एक तरह से इस वाले केस के वर्डिक्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया है। और ये अमेंडमेंट और ये जो वर्डिक्ट था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक डॉक्ट्राइन को सेफगार्ड करता है। बेसिक डॉक्ट्राइन एज इन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक बिलीफ जो है वो उसके इंडियन सिटीजन्स के हित के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए है, उनके राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है, और उसी के लिए फंडामेंटल राइट्स आए हैं। तो इस केस के बाद ऐसा वर्डिक्ट आया कि किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं किया जा सकता है और कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। और अगर आप केशवानंदा भारती केस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो केशवानंदा भारती केस के डिटेल्ड फैक्ट्स और रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में लेकर आएंगे। नेक्स्ट बात करें तो हम थोड़ा सा फेमस हीबियस कॉर्पस केस के बारे में भी जान लेते हैं। एज वी नो 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। 1975 में हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आती है। नेशनल इमरजेंसी में जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिटीजन से छीन लिए जाते हैं और सिटीजन्स को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर काम करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर रहना पड़ता है। जनरली नेशनल इमरजेंसी का कारण होते हैं नेशनल थ्रेट, कोई भी ऐसा थ्रेट जिससे पूरी कंट्री को हार्म हो सकता है, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी ले लिए जाते हैं। बट उस टाइम पे 1975-1976 के अराउंड क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का, जो कि तब की इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे या जो अपोजिंग पार्टी थी, उनके बहुत सारे मेंबर्स को इलीगली इम्प्रिजन किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों को जेल में डाला जा रहा था, डिटेंशन दी जा रही थी। तो इसी के चलते एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हाईलाइट हुआ। उस केस में उन्होंने अपने हिबियस कॉर्पस रिट की डिमांड की। अब हिबियस कॉर्पस रिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 32 जान लेते हैं। आर्टिकल 32 हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट है हमारे लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। अगर किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि किसी भी तरह से उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीने जा रहे हैं, तो वो कोर्ट्स में ऐसी हिबियस कॉर्पस या बाकी रिट्स के तहत आर्टिकल 32 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंडर अपील कर सकता है और फिर केस आगे प्रोसीड होगा। हिबियस कॉर्पस के अंदर पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये वो केस है, ये हिबियस कॉर्पस की जो रिट है वो किसी भी सिटीज़न का इलीगल इम्प्रिजनमेंट बैन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी पर्सन को डिटेन किया गया है तो उसको पूरा हक है 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश होने का, अपनी बात कहने का और अपने इम्प्रिजनमेंट का या डिटेनमेंट की वजह जानने का। बिना किसी रीज़न के किसी भी इंसान को इलीगली इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। अगर हिबियस कॉर्पस ना हो तो अथॉरिटीज़ अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी उसको जेल में डाल देंगी। बट हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि बिना वजह किसी को भी जेल में नहीं डाला जा सकता। इसी के लिए हिबियस कॉर्पस है। और उस टाइम पे इशू ये था, क्या नेशनल इमरजेंसी में हमें हिबियस कॉर्पस अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो बेंच बैठी थी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में जजमेंट दी और उन्होंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी में हिबियस कॉर्पस एप्लीकेबल नहीं होता है।
उनमें सिर्फ एक ऐसे जज थे जो थे जस्टिस हंसराज खन्ना, जिन्होंने ऐसा कहा था हीबियस कॉर्पस सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है, तो इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी हीबियस कॉर्पस इज़ एप्लीकेबल, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स या राइट टू लाइफ सिर्फ आर्टिकल 21 नहीं देता है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही राइट टू लाइफ के बारे में है और इंडिविजुअल फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड लाइफ के बारे में है। तो इसके आउटकम जस्टिस हंसराज खन्ना के लिए सही नहीं रहा, क्योंकि 1977 में जो अपॉइंटमेंट होने थे सीजीआई के लिए, उसके लिए सीनियर मोस्ट जज और सीनियर मोस्ट कैंडिडेट एक्चुअल में जस्टिस हंसराज खन्ना थे, बट क्योंकि सिर्फ उनका वर्डिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रहा था हीबियस कॉर्पस केस में, तो उन्हें सीजीआई पे की पोस्ट के लिए अपॉइंट करने की बजाय जो उनसे जूनियर जज थे उनको अपॉइंट कर दिया गया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम अपॉइंटमेंट की और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आगे की कंट्रोवर्सीज़ के बारे में देखते हैं। तो हमें पता है कि जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी है कि प्रेसिडेंट को बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए सीजीआई को और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस को, जिनको वो सूटेबल समझते हैं, उन्हें कंसल्ट करना है। अब इस वर्ड कंसल्टेशन के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और सब ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस किए हैं। उन्हीं इंटरप्रिटेशंस की वजह से आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो सबसे पहले जजमेंट की बात करें तो फर्स्ट जजेस केस आया था 1982 में। उसमें ये वर्ड कंसल्टेशन को इंटरप्रेट किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट एज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। दैट मेंट कि प्रेसिडेंट सीजीआई से और बाकी जजेस से पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेंगे, उनसे उनकी राय मांगेंगे, बट उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है। वो चाहे तो उनकी रिकमेंडेशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। बट उसके बाद सेकंड जजेस केसेस आया 1993 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना इंटरप्रिटेशन चेंज कर ऐसा कह दिया कि सीजीआई के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट को कंकरेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि सीजीआई का और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस का जो भी रिकमेंडेशन होगा या जो भी कंसल्टेशन होगा वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा और प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ऐसे होता गया, और उसके बाद ऐसा आया कि प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे सीजीआई और वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा। प्लस और सीजीआई के साथ सिर्फ सीजीआई से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ सीजीआई से रिकमेंडेशन लेकर उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट की तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। सीजीआई के साथ साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस से भी कंसल्टेशन लेना और सीनियर मोस्ट जजेस का अप्रूवल होना भी कंपलसरी है। उसके बाद 1998 में एक और वर्डिक्ट आया थर्ड जजेस केसेस में। उसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेते हैं वो प्लूरैलिटी ऑफ जजेस से लेनी चाहिए। मतलब कि अब जो अपॉइंटमेंट कमेटी थी उसमें एक हमारे सीजीआई हो गए प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। उसी को हम कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब कोलेजियम सिस्टम में एक सीजीआई होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो इन पांचों का पॉइंट ऑफ व्यू और रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होता है कोई भी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों। और अगर इन पांचों में से किसी दो ने भी उस अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल नहीं दिया तो उस अपॉइंटमेंट को वहीं पे खारिज करना पड़ेगा। तो इसी अपॉइंटमेंट्स के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट लेकर आई जो कि था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। शॉर्ट फॉर्म में हम एनजेएसी के नाम से जानते हैं। ये एक कमेटी थी जिसने कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। ऑल्दो 4 जजेस केस 2015 में इस एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था और फिर से कोलेजियम सिस्टम वर्किंग में आ गया था। तो हम जान लेते हैं कि एनजेएसी है क्या। एनजेएसी वो कमेटी है जो कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया था जिसने और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए लाई गई थी। इसके 6 मेंबर्स थे।
तो सबसे फर्स्ट मेंबर यानी कि देखा जाए तो चेयरपर्सन, एनजेसी के चेयरपर्सन हम थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनजेसी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन थे। तो हम सबसे पहले एक्स ऑफिशियो वर्ड के बारे में जान लेते हैं। एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब होता है वो पोजीशन जो एक इंसान को उसकी पोस्ट की वजह से मिले, उसको हम एक्स ऑफिशियो पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राज्यसभा की बात करें तो हम कहते हैं कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब उस टाइम पे जो भी इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो ही चेयरपर्सन बनेगा, उस कंडीशन को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। ऐसे ही उस टाइम पे जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इनकम्बेंट पोजीशन में, वो ही एनजेसी के चेयरपर्सन बनेंगे, इसलिए उनको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। आगे देखें तो बाकी के 2 मेंबर्स हैं सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। फिर उस टाइम के इनकम्बेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो होंगे एक और एक्स ऑफिशियो मेंबर। इन 4 मेंबर्स के साथ साथ 2 मेंबर्स और ऐड होंगे। ये 2 मेंबर्स उन अपनी फील्ड्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और इनको नॉमिनेट किया जाएगा एक स्पेशल कमेटी से। उस कमेटी को कंप्राइज करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। और ये जो 2 मेंबर नॉमिनेट होंगे इनमें से एक मेंबर SC ST OBC माइनॉरिटी या वुमेन में से होना चाहिए और बाकी का दूसरा मेंबर जनरल कैटेगरी में से हो सकता है। बट क्योंकि इस एनजेसी सिस्टम में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था अपॉइंटमेंट को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी हार्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डॉक्ट्राइन है और इस अमेंडमेंट की वजह से बेसिक डॉक्ट्राइन रिपील हो रहा है, इसलिए उन्होंने एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम को फिर से फंक्शन में ले आए। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कॉलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी के 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इन सब की पॉइंट ऑफ व्यू और रिकमेंडेशन इक्वल इम्पॉर्टेंट है। अगर 2 लोगों ने भी ये कह दिया कि वो इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से अग्री नहीं करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। हाई कोर्ट में देखा जाए तो उस टाइम का इनकम्बेंट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में होंगे। ऑल दो गवर्नमेंट चाहे तो क्वेश्चंस रेज कर सकती है और किसी भी अपॉइंटमेंट को लेके क्लैरिफिकेशन मांग सकती है, बट अगर कॉलेजियम वापस से वही नेम भेजता है तो गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है और उन्हें उस पर्टिकुलर नेम को एज जज अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट NJAC एंड कॉलेजियम। आई होप आप जान गए हैं कि अपॉइंटमेंट के ऊपर इतने सारे इश्यूज आज तक क्यों चलते आ रहे हैं और अभी भी क्यों चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी जो करंट इशू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में वो क्या है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंडेड नेम्स को अप्रूव नहीं कर रही है और बार बार उन नेम्स को अपने पास होल्ड कर रही है, जिसकी वजह से मजबूरन कॉलेजियम को वो नेम्स वापस लेने पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से कोर्ट्स में जजेस की वैकेंसीज बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। उनका कहना है ऐसा करके गवर्नमेंट जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी में दखल दे रही है और जुडिशरी को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है, और जबकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और गवर्नमेंट को जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं छीननी चाहिए और ऐसा करने से वो एक बेसिक डॉक्ट्राइन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसे हार्म कर रही है, ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हार्म कर रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो उससे अग्री नहीं करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जजेस ही दूसरे जजेस को अपॉइंट करते हैं और इसमें कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस या कैपेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है जजमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए। तो उनका कहना है कि ये सिस्टम ना तो ट्रांसपेरेंट है ना ही अकाउंटेबल है और ऐसे केस में नेपोटिज्म का और फेवरेटिज्म के पूरे चांसेस है। नेपोटिज्म एज इन कि वो अपने रिश्तेदारों को या जानने वालों को उन वैकेंसीज़ पे एज जज अपॉइंट कर देते हैं, या फिर जो उन्हें पसंद है या जो उनका फेवरेट है वो उन जजेस को पर्टिकुलर पोजीशन पे अपॉइंट कर देते हैं।
तो गवर्नमेंट के हिसाब से या तो NJAC को वापस लाना चाहिए या फिर कोलेजियम सिस्टम में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए और एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो हो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के इशू के ऊपर आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि हम एक दूसरे, दोनों की अपनी बाउंड्रीज़ हैं और अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए, पर एक दूसरे के कामों में दोनों बॉडीज़ इंटरफेयर कर रही है और ये इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। लेट्स सी आगे इन सब का आउटकम क्या होता है। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और सारी डिटेल्स डाली है। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और फॉलो करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।